अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? चलें जी, स्टार्ट कर रहे हैं। पहले मुझे बता दें कि आप लोगों को वॉइस क्लियर है और स्क्रीन नज़र आ रही है? वॉइस क्लियर है और स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी आप लोगों के साथ? हाँ जी, एक छोटा-सा रिप्लाई कर दें प्लीज़। वॉइस क्लियर प्लस स्क्रीन नज़र आ रही है? चलो जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। आज जो स्टैंडर्ड हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बच्चों, सुनिए, उस स्टैंडर्ड का नाम है IS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। जो स्टैंडर्ड आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उस स्टैंडर्ड का नाम है IAS 38 इंटेंजिबल एसेट्स। अब सुनिए, यह एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो बच्चा F3 लेवल पे भी पढ़ता है, फिर F7 में भी पढ़ता है और फिर आगे P2 SBR में भी, ये तीनों लेवल्स में है। और मजे की बात यह है कि ये एग्जामिनेबल है, इन तीनों लेवल पे ये एग्जामिनेबल है, यहाँ भी एग्जामिनेबल है, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है। अब बेटा, आप लोगों ने अपनी लाइफ में इनटेंजिबल एसेट्स का बहुत सारे नाम सुने हुए, जैसे गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, राइट्स इंटेंजिबल होते हैं, नॉलेज इंटेंजिबल है, रेसिपीज इंटेंजिबल है, फॉर्मूलाज इंटेंजिबल्स हैं, लाइसेंस इंटेंजिबल है, सॉफ्टवेयर्स इंटेंजिबल्स हैं, सही, पेटेंट्स इंटेंजिबल्स हैं, ये सारे के सारे इंटेंजिबल एसेट्स हैं। सवाल ये है कि IS 38 क्या कहता है कि किसी भी एसेट को इंटेंजिबल बनाने के लिए, किसी भी एसेट को इंटेंजिबल बनाने के लिए क्या शराइत हैं, वो शराइत मैं आपके सामने मैंने लिखी हुई हैं। एवरीथिंग मैंने पहले से होमवर्क किया हुआ है, पहले से लिखा हुआ है, ताकि हम आराम आराम से सुने। आप बस कंसंट्रेट ज्यादा कीजिएगा प्लीज। हाँ, बाय द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है। अब पहला वर्ड है, देखो दो नाम है, एक है इंटेंजिबल, एक एसेट है। तो पहले मैं बता रहा हूँ, किसी भी एसेट को इंटेंजिबल बनाने के लिए तीन शर्तें हैं। किसी भी एसिड को इंटेंजिबल बनाने के लिए तीन शर्तें हैं। नंबर वन, नो फिजिकल सब्सटेंस। नो फिजिकल सब्सटेंस यानी उस एसिड का फिजिकल सब्सटेंस ना हो, या शॉर्टकट में विच कैन नॉट बी टच्ड। विच कैन नॉट बी टच्ड, जैसे गुडविल, इंसान का नाम, उसको हम छू तो नहीं सकते, इंसान की नॉलेज उसको छू तो नहीं सकते। तो जब मैंने कहा ना विच कैन नॉट बी टच्ड, विच कैन नॉट बी टच्ड, तो बच्चे ने फौरन से हैंड रेज किया। बच्चे ने हैंड रेज किया और बच्चे ने कहा सर एक सवाल है। मैंने कहा क्या? बोला सर, मैं और आप हम सब जानते हैं कि लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल एसेट। मैंने कहा यस, लाइसेंस इंटेंजिबल है। तो बच्चे ने कहा सर आपने लाइसेंस देखा है? मैंने कहा हाँ, लाइसेंस, कार का लाइसेंस एक कार्ड की तरह होता है, गन का लाइसेंस एक बुक की तरह होता है। तो सर वो लाइसेंस को तो हम छू सकते हैं, हम कार के लाइसेंस को, कार्ड को भी टच कर सकते हैं और गन के लाइसेंस को भी हम टच कर सकते हैं। तो मैंने कहा मैं इसका जवाब दे रहा हूँ, और से सुनना, जरा सुनो। लेट अस से गवर्नमेंट ने मुझे फिशिंग का लाइसेंस दिया कि फलां पोर्ट पे जाके फिशिंग कर लो, और वो लाइसेंस मुझे एक कार्ड पे लिख के दिया। ठीक है। तो मैं अब 1 साल तक फिशिंग कर सकता हूँ और उससे मुझे फायदा होगा। जरा सोचें, अगर गवर्नमेंट मुझे उस कार्ड पे लिख के नहीं देती और ऐसे ही कॉल करके गवर्नमेंट वाले मुझे बोलते थे जाओ फिशिंग कर लो, तो भी तो मुझे इतना ही फायदा होता। तो भी तो मुझे इतना ही फायदा होता। नहीं समझे? कार्ड पे लिख के दिया तो भी मैं फिशिंग करूंगा जाके वहां, ये राइट्स है मेरे पास। और अगर गवर्नमेंट मुझे ओरली कॉल करके अलाउ कर देती तो भी उतना ही फायदा होता। इसका मतलब इस गत्ते के टुकड़े में, कागज के टुकड़े में कोई यूटिलिटी नहीं है, असल यूटिलिटी उसके अंदर छुपे हुए राइट्स में, असल यूटिलिटी उसके अंदर छुपे हुए राइट्स में। ठीक है। तो अब यहां से एक इल्मी मसला साबित हुआ कि ये मुमकिन है कि इनटेंजिबल एसेट के अंदर भी टेंजिबल फॉर्म हो। ये मुमकिन है कि इनटेंजिबल एसेट के अंदर भी टेंजिबल फॉर्म हो, लेकिन उस टेंजिबल एलिमेंट से फायदा नहीं हो रहा होगा। उस टेंजिबल एलिमेंट से फायदा नहीं हो रहा होगा, या वो टेंजिबल एलिमेंट बहुत कम कीमत का होगा एज कंपेयर टू असल इंटेंजिबल एसेट, असल राइट्स। ठीक है। जबकि, और से सुनो, आपके बाकी टेंजिबल एसेट आप देखें, अभी अभी आप जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं वहां आपके पास एक चेयर होगी, तो चेयर का टेंजिबल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, इंसान फंस जाता है उसमें।
तो उसके टेंजेबल स्ट्रक्चर से फायदा हो रहा है। बिल्डिंग का टेंजेबल स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है कि उसमें रूम्स बने हुए होते हैं, तो हमें उससे फायदा होता है। हाँ, व्हाइट बोर्ड का, हम जिस व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं उसका टेंजेबल स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो टेंजेबल, उससे लिख लिख के हम फायदा उठाते हैं। सही, तो याद रखना बेटा, इन टेंजेबल एसिड के अंदर भी कभी कभार टेंजेबल सब्सटेंस हो सकता है, लेकिन वो इमटेरियल होगा या उससे कोई फायदा नहीं हो रहा होगा, असल उसके अंदर जो उसके राइट्स हैं उससे फायदा हो रहा होगा। ठीक है, तो पहली कंडीशन क्या है? नो फिजिकल सब्सटेंस, नो फिजिकल सब्सटेंस, या अगर फिजिकल सब्सटेंस हो भी तो उससे फायदा नहीं हो रहा हो, उससे असल फायदा नहीं हो रहा हो। नंबर 2, नॉन मॉनेटरी, नॉन मॉनेटरी। मेरे साथ जो आपने पिछली क्लासेस अटेंड की हैं उसमें एक बार मैंने मॉनेटरी एसिड पढ़ाया था IS 21 के अंदर, एक बार मैंने मॉनेटरी एसिड पढ़ाया था IS 21 के अंदर। मॉनेटरी एसिड्स क्या होते हैं? कैश या रिसीवेबल्स। मॉनेटरी एसिड्स क्या होते हैं? कैश या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश, रिसीवेबल्स। तो IS 38 ने स्पेसिफिकली नाम लिख दिया कि ये इनटेंजिबल एसिड नॉन मॉनेटरी होने चाहिए। क्यों? क्योंकि मॉनेटरी एसिड्स के लिए एक सेपरेट स्टैंडर्ड बनाया, हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। ये जो कैश है और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट टू रिसीव कैश या रिसीवेबल्स वगैरह जो हैं, इनके लिए हमारे IFRS के अंदर एक सेपरेट स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के नाम से। तो इनटेंजिबल एसिड के अंदर क्लियर उसने बोल दिया नॉन मॉनेटरी है, नॉन मॉनेटरी है, यानी मॉनेटरी नहीं होना चाहिए। तो कभी भी अगर आपके सामने रिसीवेबल आ जाए, कभी भी अगर आपके सामने रिसीवेबल आ जाए या कैश आ जाए, तो वो IS 38 में फॉल नहीं करेगा। तो 3 कंडीशंस है किसी भी एसिड को इंटेंजिबल बनाने के लिए। पहली, जिसमें फिजिकल सब्सटेंस ना हो, और इसी की तशरीह क्या की, अगर हो भी तो उससे हमें कोई फायदा ना हो रहा हो। नंबर 2, नॉन मॉनेटरी हो, नॉन मॉनेटरी का मतलब कैश ना हो और रिसीवेबल ना हो। और नंबर 3, सुनिए, आइडेंटिफाइबल हो यानी सेपरेबल हो, आइडेंटिफाइबल हो यानी सेपरेबल हो। तवज्जो, आइडेंटिफाइबल और सेपरेबल का मतलब वो इनटेंजिबल एसेट अलग से किसी को ट्रांसफर किया जा सकता हो, या वो अलग से बेचा जा सकता हो, या वो अलग से रेंट पे दिया जा सकता हो। हाँ, जैसे मेरी बात सुनो, मैंने आज घर में एक साइंटिस्ट था, मैं एक साइंटिस्ट था, बहुत पढ़ता था, पूरा दिन पढ़ता रहता था। मैंने आज घर में बैठ के एक फॉर्मूला बनाया, मैंने आज घर में बैठ के एक फॉर्मूला बनाया कैंसर के इलाज का। ठीक है, अब मेरे पास बड़ी कंपनी तो खुद तो नहीं थी, तो मैं फौरन से गया एबट कंपनी के पास या ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के पास गया, और मैंने कहा ये लो, मेरा ये फॉर्मूला आप यूज करें और दवाई लॉन्च करें, और जब आप करोड़ों रुपए कमाएंगे ना तो मुझे इसकी रॉयल्टी देना, जितनी दवाइयां बेचोगे, जितने यूनिट्स बेचोगे, उस पर मुझे रॉयल्टी देना। तो यस, दिस पेटेंट, दिस फॉर्मूला इज इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि आइडेंटिफाइबल है, ये आइडेंटिफाइबल है, ये सेपरेबल है, सेपरेटली ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, अब गौर से सुनना, हिम्मत नहीं हारनी, होश। अगर कभी ये आइडेंटिफाइबल ना होना तो एक और चीज से भी गुजारा हो जाएगा, वो और लिखा हुआ है, देखो आइडेंटिफाइबल के नीचे मैंने क्या लिखा है? और। बात को सुनना, बच्चे ने फौरन से बोला सर आप लाइसेंस को भी इंटेंजिबल एसेट मानते हैं? मैंने कहा मानता हूं। आप लाइसेंस को भी इंटेंजिबल एसेट मानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल मानता हूं। तो बच्चे ने कहा उस्ताद, लाइसेंस जो गवर्नमेंट हमें देती है, गन का लाइसेंस देती है, गाड़ी का लाइसेंस देती है, वो ट्रांसफरेबल तो होता नहीं है, वो तो आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। जो गन का लाइसेंस या गाड़ी का लाइसेंस गवर्नमेंट हमें देती है, वो ट्रांसफरेबल नहीं होता, आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो फिर तो आप उसको इंटेंजिबल एसेट ही ना मानो। मैंने कहा सुनो, और से सुनो, ये जो पॉइंट नंबर 3 लिखा है ना, पॉइंट नंबर 3 देखो, आइडेंटिफाइबल और सेपरेबल के साथ, सेपरेबल के साथ लिखा है और, यानी या अराइजेस थ्रू लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स। क्या मतलब? अगर आइडेंटिफाइबल और सेपरेबल ना हो, अगर आइडेंटिफाइबल और सेपरेबल ना हो, तो फिर लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के जरिए अराइज हुआ हो। और हाँ, लाइसेंस जो अराइज होता है वो लीगल राइट्स या कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स के जरिए अराइज होता है, यानी गवर्नमेंट हमें लीगल राइट्स के थ्रू देती है। ठीक है, तो इसका मतलब लाइसेंस इंटेंजिबल एसेट है। तो अब किसी भी एसेट को इंटेंजिबल बनाने के लिए 3 शर्तें, देखो मैंने इंटेंजिबल के वर्ड के नीचे एरो अलग बनाया, एसेट के नीचे अलग बनाया। तो किसी भी एसेट को इंटेंजिबल बनाने के लिए 3 शर्तें भूलना नहीं। नंबर 1, नो फिजिकल सब्सटेंस, और अगर फिजिकल सब्सटेंस हो भी तो उससे फायदा नहीं हो रहा हो। नंबर 2, नॉन मॉनेटरी, यानी कैश ना हो, यानी कैश ना हो, रिसीवेबल्स ना हो। और नंबर 3 आइडेंटिफाइबल हो, सेपरेबल हो, यानी अलग से ट्रांसफर हो सकता हो या रेंट पे दिया जा सकता हो। ठीक है, और अगर आइडेंटिफाइबल और सेपरेबल ना हो तो इसकी जगह एक और चीज भी हो सकती है, अराइजेस थ्रू लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स, एग्जांपल लाइसेंस। ठीक है, अब इनटेंजिबल, ऊपर देखें, वहां पे स्क्रीन पे देखें,
इनटेंजिबल के आगे अगला वर्ड लिखा है एसेट्स। तो एसेट्स के आगे मैंने क्या लिखा है? एसेट वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हो, कंट्रोलेबल हो। एसेट वो चीजें जो हमारे कंट्रोल में हो, कंट्रोलेबल होना जरूरी है। अब यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दूं आपको, सब सुने, एग्जांपल सुने, सुनो बेटा। कई बार हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, कई बार हम अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, और अगर आप अपने स्टाफ को ट्रेन करते हो तो उनमें स्किल्स आ जाती है। आप अपने स्टाफ को ट्रेन करते हो तो उनमें स्किल्स आ जाती है, और एक बार वो स्किल्स उनमें आ गई, एक बार वो स्किल्स उनमें आ गई तो उससे हमें फायदा होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड कहता है, आपने पढ़ा होगा, आज तक लाजमी पढ़ा होगा कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट कैन नॉट बी कैपिटलाइज। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को हम एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट को एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लॉजिक क्या है, रीजन सुनो। बिकॉज स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। स्टाफ से मिलने वाला इकोनॉमिक बेनिफिट हमारे कंट्रोल में नहीं है। बच्चे ने कहा क्यों? स्टाफ कभी भी छोड़ के जा सकता है, स्टाफ कभी भी छोड़ के जा सकता है, तो ये इकोनॉमिक बेनिफिट कंट्रोलेबल नहीं है। ये इकोनॉमिक बेनिफिट कंट्रोलेबल नहीं है। तभी उसूल ये है कि स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जैसे ही लगे एक्सपेंस बुक कर दो। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट जैसे ही लगे साहब एक्सपेंस बुक कर दीजिए, ठीक है। तो ये देखो, ये इंटेंजिबल एसेट का एक स्लाइट इंट्रोडक्शन है, ये इनटेंजिबल एसेट का स्लाइट इंट्रोडक्शन है। अब अब जरा सुनो भाई, ये आ जाए अब इसके रिकग्निशन क्राइटेरिया पे। बेटा इनटेंजिबल एसेट या तो परचेज होता है, और साथ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया रिकग्निशन क्राइटेरिया। या तो परचेज होता है, आप जाके खरीद लेते हो, जैसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस वगैरह आप खरीद लेते हो ना, सॉफ्टवेयर खरीद लेते हो, लाइसेंस खरीद लेते हो। तो इनटेंजिबल एसेट या तो परचेज होता है या इंटरनली जनरेटेड होता है, या तो परचेज होता है या इंटरनली जनरेटेड होता है। तवज्जो फरमाइएगा प्लीज, सुनो। अगर इंटेंजिबल एसेट परचेज होगा तो इसका रिकग्निशन क्राइटेरिया ये जो है ना, ये दोनों, अगर तुमने अपनी लाइफ में IAS 40 पढ़ा है, 16 पढ़ा है, इन सब में यही है, IAS 40 16 में, तभी इसको अक्सर हम लोग बोलते हैं अपनी जबान में यूनिवर्सल क्राइटेरिया। मैं इसको अपनी जबान में बोलता हूँ यूनिवर्सल क्राइटेरिया। तो परचेज इंटेंजिबल एसेट हमारी बुक्स में तब रिकग्नाइज होगा, परचेज इंटेंजिबल एसेट हमारी बुक्स में तब रिकग्नाइज होगा जब नंबर वन, पहली कंडीशन क्या है, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट होंगे, यानी मोर देन 50% चांस हो कि इकोनॉमिक बेनिफिट होगा, और कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाए। कॉस्ट रिलायबली मेजर हो जाए, जो आपने कॉस्ट पे की है वो $500 में मेजर हो जाए, यानी मॉनेटरी टर्म्स में, सही है। तो ये दो कंडीशन अगर मीट हो गई तो आप परचेज इंटेंजिबल एसेट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड कर लोगे। प्यारे बच्चों, अगर आप लोग थोड़ी भी रीडिंग करते हो, और मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आपको रीडिंग, हाँ रीडिंग करो, SBR की, कैप्लन की बुक रीड करो, बहुत फायदा होगा, अभी से करो, अभी टाइम है। तो आप देखना IAS 16 में, आप देखना IAS 40 में, इन तमाम स्टैंडर्ड्स में रिकग्निशन क्राइटेरिया यही है। इन तमाम स्टैंडर्ड्स में रिकग्निशन क्राइटेरिया यही है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक छोटा सा बात बताता हूँ, शायद आप लोगों को पता हो, शायद क्या लाजमी पता होगा, 100% पता होगा। इस लेवल तक पहुंचने से पहले 2 बार लाइफ में पढ़ाया था, F3 में भी हम लोग पढ़ाते हैं और F7 में भी पढ़ाते हैं। बेटा आप लोगों को पता होगा, एक वर्ड है, बोल रहा हूँ सुने, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैनॉट बी कैपिटलाइज्ड। फिर बोलूं, इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैनॉट बी कैपिटलाइज। गुडविल, हाँ, क्यों? इंसान, एक तो गुडविल होती है परचेज गुडविल। परचेज गुडविल क्या होती है? आप एक चलती हुई कंपनी खरीदो, आप एक चलता हुआ बिजनेस खरीदो। याद है कंसोलिडेशन में बचपन में पढ़ा था आपने, मैं भी यहाँ पढ़ाऊंगा कंसोलिडेशन। तो आप एक चलती हुई कंपनी जब खरीदते हो ना, तो उसके लिए तो आप गुडविल उनका नाम की पेमेंट करते हो, और वो तो कैपिटलाइज होती है क्योंकि वो कैलकुलेट हो जाती है, सही। लेकिन आपकी जो इंटरनली जनरेटेड गुडविल होती है, जो इंसान अपनी मेहनत से, अच्छी सर्विस से, अच्छी कस्टमर सेटिस्फेक्शन से क्रिएट करता है, वो इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैपिटलाइज नहीं हो सकती। क्यों? क्यों? दलील सुनो। इंटरनली जनरेटेड गुडविल में बाकी सब चीजें सही हैं, लेकिन ये कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। यानी मैं कैसे बताऊंगा कि मैंने कब अपने कस्टमर पे क्या जान लगाई थी, क्या मेहनत की थी, तो उस कस्टमर ने कितना खुश हुआ और उससे कितनी गुडविल बढ़ी, ये रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। ये रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। तो ये स्टेटमेंट याद रखना, चाहो तो कहीं लिख भी लो, मैंने अपने स्लाइड्स में भी नीचे जाके लिखी हुई है। इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैनॉट बी कैपिटलाइज्ड। इंटरनली जनरेटेड गुडविल कैनॉट बी कैपिटलाइज्ड, ओके।
बिकॉज लॉजिक क्या है, कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती, कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। सही। अब चले हम अपने वापस आते हैं टॉपिक पे, बात करते हैं। सुनो, ऊपर लिखा हुआ इंटेंजिबल, दो एरो बने हुए हैं जवानों। ऊपर लिखा है इंटेंजिबल, नीचे दो एरो बने हुए हैं, एक तरफ लिखा हुआ है परचेज और दूसरी तरफ लिखा हुआ है इंटरनली जनरेटेड। तो आप चाहें तो इंटेंजिबल एसेट डायरेक्ट तैयार खरीद सकते हैं। अगर तैयार खरीदेंगे तो रिकग्निशन क्राइटेरिया आपके सामने है। अगर तैयार खरीदेंगे तो रिकग्निशन क्राइटेरिया आपके सामने है। अब दूसरा तरीका क्या है, आप घर में बैठ के इंटेंजिबल एसेट बनाएं। आप घर में बैठ के इंटरनली जनरेटेड, देखो ये दूसरा तरीका है, इंटरनली जनरेटेड। आप घर में बैठ के इंटेंजिबल एसेट बनाए। मैं आपकी पूरी बचपन की बातें करूंगा। वैसे ये आईएएस एक रिवीजन है, ऑनेस्टली ये रिवीजन है, लेकिन एग्जाम में आता है इसलिए कराना पड़ रहा है। देखो जब घर में बैठ के आप इंटेंजिबल एसेट बनाते हो तो देयर आर टू स्टेजेस। पहला स्टेज होता है रिसर्च स्टेज। क्या स्टेज होता है, रिसर्च स्टेज। रिसर्च स्टेज की डेफिनेशन क्या है, इनिशियल planned investigation to obtain new knowledge। initial planned investigation to obtain new knowledge क्या मतलब, बेटा ये बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज है, ये वेरी स्टार्टिंग स्टेज है। यानी अभी हम सिर्फ फिजिबिलिटी स्टडी कंडक्ट कर रहे होते हैं, अभी हम सिर्फ इनिशियल रिसर्च कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं कि हमें कुछ फायदा हो भी सकता है या नहीं हो सकता। यानी इतना इनिशियल स्टेज होता है कि अभी कुछ कंफर्म नहीं होता कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी। तभी स्टैंडर्ड कहता है कि रिसर्च पे जो भी खर्चा होगा, रिसर्च पे जो भी खर्चा होगा वो 1 सेकंड में एक्सपेंस बुक कर देना। वापस सुनो, लेट अस से हमारी कंपनी चाय में डील करती है, तो मैंने 4 डिफरेंट टाइप की टी बनाई और मैंने अपने मार्केटिंग रिसर्च डिपार्टमेंट को बोला कि जाके डॉल्मेन मॉल या किसी मॉल में खड़े हो जाओ, लोगों को टेस्ट करो और फीडबैक लेकर आओ। और वो रिसर्च के बाद जो फीडबैक आएगा ना, तो फिर हम डिसाइड करेंगे कि इन चारों में से कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। रिसर्च के बाद जो फीडबैक आएगा फिर हम डिसाइड करेंगे कि इन चारों में से कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, इन चारों में से कौन सी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है। ओके, सही। अब तो जब ये इतना इनिशियल स्टेज है कि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कि फाइनल प्रोडक्ट दुनिया में आएगी या नहीं आएगी, तो स्टैंडर्ड सीधी सी बात बोलता है कि टू बी प्रूडेंट, रिसर्च स्टेज पे जो भी खर्चा हो रहा है उसको एक्सपेंस बुक करो। रिसर्च स्टेज पे जो भी खर्चा हो रहा है वो क्या होगा, एक्सपेंस होगा। देखो मैंने सब लिखा हुआ है, ये सब आपकी खिदमत में पेश किया हुआ है, देख लो, नजर आ रहा है। हाँ, अच्छा एक बात और याद रखना कि जितनी भी फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट होती हैं, कि जिनमें यूं बोला जाता है कि पहले ये स्टडी कंडक्ट होगी उसके बाद हम डिसाइड करेंगे हमें आगे जाना है या नहीं जाना। जितनी भी फिजिबिलिटी स्टडीज कंडक्ट होती हैं और उसमें हम ये कहते हैं कि उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि आगे जाना है नहीं जाना, तो वो सारी फिजिबिलिटी स्टडीज भी एक्सपेंस है, वो भी रिसर्च है, क्योंकि अभी कुछ कंफर्मेशन थोड़ी है। उस स्टडी के बाद जो रिजल्ट आएगा फिर पता लगेगा यस और नो। ठीक है। अब प्यारे बच्चों, अब ये देखो, ये बड़ी जबरदस्त चीज है, रिसर्च। इंसान अगर अपने लिए रिसर्च कर रहा है, इंसान अपने लिए रिसर्च कर रहा है, कंपनी खुद के लिए रिसर्च कर रही है कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, तो वो अपने इंटरनल बंदों से कराए, अपने इंटरनल बंदों से कराए तो भी एक्सपेंस है, अपने इंटरनल स्टाफ से कराए तो भी खर्चा एक्सपेंस है, एक्सटर्नल किसी और को टारगेट दे दे किसी और से कराए तो भी एक्सपेंस है। ठीक है। रिसर्च अगर आप अपने लड़कों से करा रहे हो तो भी आपकी कॉस्ट है, आप किसी गैर को दे रहे हो तो भी आपकी कॉस्ट है, एक्सपेंस है। लेकिन एक तीसरा केस अलग है, देखो, फॉर थर्ड पार्टी। ये देखो, ये देखो बिस्मिल्लाह, फॉर थर्ड पार्टी। अब मैं रिसर्च कर रहा हूं किसी और के लिए, यानी मेरी दुकान का काम ही रिसर्च करना है। मेरी दुकान का काम ही रिसर्च करना है, कस्टमर्स आते हैं अपना रिसर्च का असाइनमेंट देते हैं, तो अब रिस्क मेरा नहीं है, अब कस्टमर का रिस्क है। अब तो मेरा ये बिजनेस है, अब कस्टमर मुझे बाकायदा पैसे देगा, मैं जो कॉस्ट लगेगी वो भी कस्टमर से लूंगा प्लस प्रॉफिट लूंगा, अब तो मैं कमाऊंगा। तो अब जो भी कॉस्ट लग रही है ना, इट्स लाइक वर्क इन प्रोग्रेस। अब जो भी कॉस्ट लग रही है वो मेरा वर्क इन प्रोग्रेस की तरह, इन्वेंट्री की तरह है। और जब मैं कस्टमर को बिल भेजूंगा ना, तो जिस पीरियड में बिल भेजूंगा उस पीरियड में ऊपर रेवेन्यू बुक करूंगा, ऊपर रेवेन्यू बुक करूंगा नीचे कॉस्ट ऑफ सेल्स, तो अब तो मेरी कमाई होगी ना। तो अब मैं, एक स्टैंडर्ड है जो मैंने अभी आपको नहीं पढ़ाया, अब मैं रेवेन्यू बुक करूंगा अकॉर्डिंग टू आईएफआरएस 15। अब तो मैं कमाऊंगा ना बेटा, सोचो। तो अगर रिसर्च आप कर रहे हो थर्ड पार्टीज के लिए, इसका मतलब आप किसी को रिसर्च की सर्विस दे रहे हो, आप किसी को रिसर्च की सर्विस दे रहे हो। हाँ,
तो ऐसी सूरत हाल में फिर आप IFRS 15 के थ्रू रेवेन्यू बुक करोगे। अब तो आप कमाओगे ना बेटा प्यारे बच्चों, सही। तो देखिए वंस अगेन इस स्केच को देखें। अगर आप अपने लिए रिसर्च कर रहे हैं, आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, तो आपको ऊपर ही पढ़ा है कि रिसर्च इज इनिशियल स्टेज। तो अपने लड़कों से कराओ इंटरनली तो भी एक्सपेंस, किसी बाहर वालों से कराओ तो भी एक्सपेंस, सही है। और रिसर्च फॉर थर्ड पार्टी, लेकिन अगर आप रिसर्च की सर्विस दे रहे हो तो फिर आप इनकम बुक करोगे, रेवेन्यू बुक करोगे। देख लो बेटा, ये सब ये इंटरनली जनरेटेड के ऊपर कर रहे हैं आप, देख लो। अब प्यारे बच्चों सुनो, सेकंड स्टेज होता है जिसको हम बोलते हैं डेवलपमेंट स्टेज। डेवलपमेंट स्टेज, डेवलपमेंट स्टेज का मतलब डेफिनेशन क्या है, देखो ये डेफिनेशन इसकी, ये पढ़ो, ये रही डेफिनेशन। एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज ऑब्टेन, यानी क्या मतलब, रिसर्च स्टेज में जो नॉलेज गैदर की थी अब वो आप अप्लाई कर रहे हो। रिसर्च स्टेज में जो नॉलेज आपने गैदर की थी अब वो आप अप्लाई कर रहे हो, सही है। या इन अदर वर्ड्स, डेवलपमेंट स्टेज की एक और पहचान ये है कि अब ये कंफर्म हो चुका है कि आपने डिसाइड कर लिया है बोर्ड ने कि ये फलां प्रोडक्ट को हम लॉन्च करेंगे, इसको लेके आगे जाएंगे, इसको बनाएंगे, ठीक है। तो बेटा इस स्टेज की कुछ निशानियां ये है कि एक तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव कर दिया हो कि ये प्रोडक्ट लेके जाएंगे, इसी तरह प्रोटोटाइप बन चुके हो, पायलट प्लांट बन चुका हो, सही। तो इससे नजर आ रहा होता है कि वाकई अब ये प्रोडक्ट दुनिया में आएगी। तो डेवलपमेंट स्टेज पे आके IS 38 रिलैक्स हुआ। IS 38 ने कहा चलो सही है, डेवलपमेंट स्टेज पे जो भी खर्चा हो रहा है, डेवलपमेंट स्टेज पे जो भी खर्चा हो रहा है उसको हम एसेट रिकॉर्ड करना अलाउ कर देंगे। डेवलपमेंट स्टेज पे जो भी खर्चा हो रहा है उसको हम एसेट रिकॉर्ड करना अलाउ कर देंगे, एसेट रिकॉर्ड करना अलाउ कर देंगे। लेकिन एक क्राइटेरिया मीट करना होगा, 6 कंडीशंस हैं, 6 कंडीशंस का एक क्राइटेरिया है, वो अगर मीट करोगे 6 की 6 एक साथ, 6 की 6 एक साथ अगर मीट करोगे तो हम आपको कैपिटलाइजेशन अलाउ कर देंगे, तो फिर हम आपको कैपिटलाइजेशन अलाउ कर देंगे, ठीक है। अब वो 6 कंडीशंस ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है पायरेट, अगर याद हो तो, वो 6 कंडीशन ये रही, वो 6 कंडीशंस ये रही, नजर आ रही है। नंबर 1 क्या है, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी प्रोबेबल चांसेस हो कि वाकई इस प्रोजेक्ट से फायदा होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, मैं इसको अभी अगले 5 मिनट में इस पे कुछ किस्से सुनाऊंगा आप लोगों को, पहले रुके बेटा। असल इस पूरे क्राइटेरिया का मैं पहले लुब्बे लुबाब बता दूं, लुब्बे लुबाब, सेंट्रल आइडिया। आप सब जानते हैं कि डेवलपमेंट कॉस्ट पे अब स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है कि आप एसेट बुक कर सकते हो। डेवलपमेंट कॉस्ट पे जो भी खर्चा हो रहा है स्टैंडर्ड अलाउ कर रहा है कि आप उसे एसेट बुक कर सकते हो। और एसेट वो चीज है जिससे फायदा हो यकीनी। तो अब इन 6 कंडीशंस का मकसद ये है, हम बार बार ये वेरीफाई करेंगे कि हमें फायदा हो, बार बार हम ये वेरीफाई करेंगे कि प्यारे बच्चों हमें फायदा हो, ठीक है, सुनना, हमें फायदा हो। तो हम अब उसी मेहनत के लिए मैं आपके साथ बात कर रहा हूं कि हमें फायदा हो ये यकीनी, यानी ये वेरीफाई करना है। और थोड़ी देर के लिए आप सब ऑडिटर बन जाओ कि ऑडिटर इस चीज को चेक कर रहा है, ठीक है। अब पी, प्रोबेबल चांसेस को मैं अभी समझाता हूं, पहले आई देखो। आई मींस इंटेंशन टू कंप्लीट, आई मींस इंटेंशन टू कंप्लीट, यानी मैनेजमेंट का इंटेंशन हो, नियत हो कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, सही। सर इंटेंशन को कैसे चेक कर सकते हैं, इंटेंशन को चेक करने का एक तरीका तो ये है कि आप ये देखो कि कंपनी ने, ऐसा तो नहीं है इस प्रोजेक्ट को साइडलाइन किया हुआ है कई सालों से और कंपनी की ये प्राइमरी एक्टिविटी ही नहीं है, तो 4-5 साल से ऐसे ही साइडलाइन किया हुआ और ना उस पर टाइम दे रही है, तो यहां से पता लग जाएगा कि इनकी नीयत नहीं है, ठीक है। एक तरीका। दूसरा तरीका, एक आईकैप की बुक में लिखा होता है, एक सीए की, कि अगर कंपनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करे और अपने पेटेंट को रजिस्टर्ड करा ले, अपने उस प्रोजेक्ट को रजिस्टर्ड करा ले, तो यहां से मैनेजमेंट की सीरियसनेस नजर आएगी, यहां से मैनेजमेंट की नीयत नजर आएगी कि वाकई जाना चाहते हैं, सही है। तो इंटेंशन होगा तभी तो प्रोजेक्ट बनेगा। अब आर देखो, आर ये देखो, रिसोर्सेज अवेलेबल, रिसोर्सेज अवेलेबल टू कंप्लीट, यानी फाइनेंशियल रिसोर्सेज अवेलेबल में एक रिसोर्स है फाइनेंशियल,
सुनो भाई, कि क्या वाकई आप जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाने की बात कर रहे हैं, आपके पास इतनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं? क्या आपके पास इतने पैसे हैं कि आप ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाओगे? जरा सुनो, मैं एक मिसाल देता हूँ। एक कंपनी है, उसका टोटल ऑथराइज शेयर कैपिटल है 1 मिलियन, 10 लाख बस। कंपनी ने लोन लेने की एबिलिटी 6 लाख की है। कंपनी के टोटल एसेट्स 8 लाख के हैं। कंपनी का एनुअल प्रॉफिट कभी 5 लाख से ऊपर हुआ नहीं। बस इतनी सी कंपनी है यार। 10 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 8 लाख। और आज इस कंपनी का डायरेक्टर क्या बोल रहा है बताऊं? कि हम लोग एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसपे 5 करोड़ रुपए चाहिए। हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि जिसपे 5 करोड़ रुपए चाहिए। तो जो छोटा ऑडिट का ट्रेनी होता है ना, वही पीछे चंबा मार के बोलेगा चल भाग यहाँ से। यानी वो बोलेगा दिखाओ यहाँ से, क्या बात कर रहा है यार, औकात है नहीं यार। 10 लाख रुपए का तुम्हारा पूरा वो टोटल गेम है तुम्हारी, और तुम 5 करोड़ की बातें कर रहे हो यार। नहीं समझे? मैं अक्सर अपने बच्चों को इस पॉइंट पे आके एग्जांपल देता हूँ, रिसोर्सेज ये फाइनेंशियल पे, कि ये ऐसी बात है कि 10 लाख की औकात है और 5 करोड़, 10 लाख की औकात नहीं, 5 करोड़ का प्रोजेक्ट बना रहे हो। तो ये ऐसा ही है कि मुंह धोने का पानी नहीं है और नाम समंदर खान रख के बैठे हैं। नहीं समझे? तो ऐसे में तो वो कभी अलाउ नहीं करेगा। नंबर 4, चौथा नाम क्या है? ए, एबिलिटी टू यूज और सेल। एबिलिटी टू यूज और सेल। चलो मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं कि प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर लोगे। आप प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लोगे। क्या कंप्लीट होने के बाद प्रोजेक्ट आपको फायदा देगा? यानी आप उसको बेच पाओगे? या आपके अंदर ये सलाहियत है कि अगर आपने अपने लिए बना रहे हो ये चीज, तो ये यूज करके आपको फायदा पहुंचाएगा? सर इस पे कोई मिसाल है? हाँ सुनो बेटा, मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो कि सिर्फ ऑनलाइन बिक सकती है। मैं एक ऐसी सॉफ्टवेयर या कोई ऐसा गेम बना रहा हूँ जो सिर्फ ऑनलाइन बिकेगा, और मुझे लोग पाकिस्तान के अलावा जानते नहीं है। प्रोडक्ट ऐसी बना रहा हूँ जो सिर्फ ऑनलाइन बिकेगी और लोग मुझे पाकिस्तान के अलावा जानते ही नहीं है। और लेटेस्ट से पाकिस्तान में, लेटेस्ट से एक मिसाल है, पाकिस्तान में इंटरनेट का यूजर सिर्फ 2% लोग हैं। तो अब मैं जब प्रोडक्ट बनाऊंगा तो प्रोडक्ट तो ऑनलाइन ही बिकेगी, और पाकिस्तान में तो कोई ऑनलाइन यूज ही नहीं कर रहा, ऑनलाइन है ही नहीं किसी के पास इंटरनेट। तो ऐसी सूरत हाल में मैं प्रोडक्ट बेच ही नहीं पाऊंगा, तो मुझे फायदा ही नहीं होगा। या इस एबिलिटी पे एक और एग्जांपल सुन लो। मैं एक ऐसी प्रोडक्ट बना रहा हूँ जो कि जिसका लोगों के इस्लामिक बिलीफ से, रिलीजियस बिलीफ से क्लैश है। मैं कोई अल्कोहलिक ड्रिंक बना रहा हूँ, तो अब ऐसी ड्रिंक तो पाकिस्तान में लॉन्च ही नहीं हो सकती। ऐसी ड्रिंक तो ऑफिशियली लॉन्च ही नहीं हो सकती। तो जब मेरी प्रोडक्ट ही बैन हो जाएगी डे वन से, तो मुझे क्या फायदा होगा? हाँ, तो फिर ऑडिटर आपको अलाउ नहीं करेगा। सही। नाउ टी, टी इज टेक्निकल रिसोर्सेज। टी इज टेक्निकल रिसोर्सेज। बेटा चलो मान लेते हैं बाकी सब कुछ है, लेकिन क्या आपके पास इतनी टेक्नोलॉजी है? कई बार कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, ऐसी हाई क्वालिफाइड लेबर चाहिए होती है, या कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। जैसे हमारा पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट, जो हमारा पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट बना था, उसमें अब्दुल कदीर खान का बहुत बड़ा रोल था। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का रोल था कि अगर वो नहीं आते तो फिर हमारा काम पूरा नहीं होता ना। सोचो ना। नहीं समझे? तो अब अगर मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, एक मिसाल देता हूँ, और उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो सिर्फ इसराइल के पास है। इसराइल, उस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी चाहिए वो इसराइल के पास है। और आप लोगों ने अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट देखा है? उस पासपोर्ट पे क्लियर लिखा हुआ है कि हम इसराइल की पैदाइश को ही नहीं मानते। हम लोग इसराइल की पैदाइश को एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई। तो हम वहां जा भी नहीं सकते, और हमारा उनके साथ कोई ट्रेडिंग रिलेशनशिप भी नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जब वो टेक्नोलॉजी सिर्फ इसराइल के पास है, तो पाकिस्तान आएगी ही नहीं। और जब पाकिस्तान आएगी ही नहीं, तो हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होगा। सही। देन उसके बाद ई का मतलब क्या है? एक्सपेंडिचर रिलायबली मेजर्ड। ये हर आईएएस में तुम्हें मिलेगा, हर आईएएस, जो भी आईएएस उठा लो उसमें है एक्सपेंडिचर रिलायबली मेजर्ड। एक्सपेंडिचर रिलायबली मेजर्ड का मतलब मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यू हो जाए। ठीक है। अब एक चीज मुझे थोड़ी सी आपको समझानी है। ये जो पी लिखा था ना, प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट, इसके आगे एक और वर्ड होता है जो मैं लिख रहा हूं, कमर्शियली। एक मिनट, इसके आगे एक और वर्ड होता है, कमर्शियली वायबल। क्या वर्ड होता है? कमर्शियली वायबल। कमर्शियली वायबल का मतलब बताऊं क्या है? एक मिनट ठहरो। इसका मतलब है, देखो मैं इसके आगे उर्दू में लिख रहा हूं, इसका मतलब है प्रॉफिट हो।
क्या मतलब है? प्रॉफिट हो, ये मतलब है। कमर्शियली वायबल का मतलब है प्रॉफिट हो, यानी इस प्रोजेक्ट से हमें प्रॉफिट हो, प्रॉफिट। और प्रॉफिट का मतलब क्या है बताऊं? कि जो तुम लगा रहे हो वो तो तुम्हें मिले, प्लस एक्स्ट्रा भी मिले। नहीं समझे? प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का यहां मतलब ये है कमर्शियली वायबल हो। तो हम जब भी वर्ड कमर्शियल यूज करते हैं दैट मींस बिजनेस, और बिजनेस का वर्ड आया तो प्रॉफिट आया। तो कमर्शियली वायबल का मतलब इस प्रोजेक्ट से प्रॉफिट हो। प्रॉफिट होने का मतलब जो कॉस्ट लगाई है वो तो पूरी निकले, एक्स्ट्रा भी मिले। जो कॉस्ट लगाई है वो तो पूरी निकले, एक्स्ट्रा भी मिले। तो रियल लाइफ में बताऊं, अगर आप में से कोई बच्चा ऑडिट करता है उसको पता होगा कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज वगैरह जो है ना वो दवाइयों के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट करती है। तो वो बाकायदा ऑडिटर को एक बजट बना के देती है, फोरकास्ट बना के देती है कि हमने इतना कॉस्ट लगाई है और हमें इतने रेवेन्यूज मिलेंगे फ्यूचर में, तो हमें ये इतना प्रॉफिट होगा। तब जाके ऑडिटर ये कंडीशन मीट कर क्या अलाउ करता है। सही? तो इसका मतलब यहाँ है कमर्शियली वायबल का मतलब है प्रॉफिट हो। चलो एक और चीज भी सीख लो। लेकिन परचेज, ये देखो इधर आओ, परचेज इंटेंजिबल एसेट में क्या लिखा था? प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट। इसका मतलब क्या है बताऊं? ये भी लिख देता हूं। इसका मतलब है, ये देखो, इसका मतलब है बस, इसका मतलब लिख रहा हूं, ठहरा, बस कुछ मिले, ये मतलब है। परचेज के अंदर सख्ती कम है। परचेज के अंदर है बस कुछ मिले, कुछ भी मिल जाए, जरूरी नहीं है प्रॉफिट हो। जबकि इसमें क्या मतलब है देखो, यहाँ प्रोबेबल चांसेस ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है? कमर्शियली वायबल। यहाँ क्या मतलब है? कमर्शियली वायबल। कमर्शियली वायबल का मतलब जो कॉस्ट लगाई है वो तो निकले, एक्स्ट्रा भी मिले, यानी प्रॉफिट हो। तो इंटरनली जनरेटेड पे सख्ती ज्यादा है। इंटरनली जनरेटेड पे देखो कितना सख्त क्राइटेरिया और सख्ती ज्यादा है। ठीक है? तो जब कभी भी आपको इंटरनली जनरेटेड एसेट को, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट को, यानी डेवलपमेंट स्टेज पे जो खर्चा हो रहा है उसको कैपिटलाइज करना है, तो ये 6 की 6 कंडीशन यानी पायरेट वाला क्राइटेरिया मीट हो। ये 6 की 6 कंडीशन यानी पायरेट वाला क्राइटेरिया मीट हो। ठीक है? मैं 1-2 मिनट खामोश हूं, आप लोग देख लें। ठीक, अब चलो, अब 1-2 इल्मी बातें छोटी छोटी। क्या लिखा है ये पढ़ो। If company meets all these 6 conditions, then from that date company can capitalize development cost। ये देखो ये लाइन, अगर कंपनी ये 6 की 6 कंडीशंस एक साथ मीट करेगी जिस दिन, तो उस दिन के बाद से डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगी। अगर 6 में से 5 भी मीट हुई, एक नहीं हुई, तो ये सारा एक्सपेंस ही जाएगा, फिर ये कैपिटलाइज नहीं होती, फिर डेवलपमेंट कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, if company if company can't distinguish between research and development stage, then expenditure on that stage must be booked in P&L। यार ये एक एक्सेप्शनल सिनेरियो है, एक प्रैक्टिकल सिनेरियो है कि अगर कभी कभार ऐसा हो जाए कि कंपनी ऐसी जगह फंस जाए कि उसको उसको पता ही ना लग रहा हो, आइडेंटिफाई ही ना हो रहा हो कि हम रिसर्च स्टेज में खड़े हैं या डेवलपमेंट स्टेज में खड़े हैं, रिसर्च स्टेज में खड़े हैं या डेवलपमेंट स्टेज में खड़े हैं। सुनो, तो ऐसी सूरत हाल में अगर ये आइडेंटिफाई नहीं हो रहा हो ना, तो अब शुबा है ना रिसर्च का, शुबा तो है ना रिसर्च का। तो इस वजह से स्टैंडर्ड कहता है टू बी प्रूडेंट, इस स्टेज पे जो भी खर्चा हो रहा है एक्सपेंस है। अगर कंपनी ये आइडेंटिफाई नहीं कर रही कि हम रिसर्च में खड़े हैं या डेवलपमेंट मिक्स हो गया है, गलत मलत हो गया है, तो अब ऐसी सूरत हाल में एक्सपेंस, उस स्टेज पे जो भी खर्चा होगा वो एक्सपेंस है। अब ये एक बहुत बच्चों वाले लेवल की F3 लेवल की एक एग्जांपल मैं आपको समझा रहा हूँ। आप देखें, मैं इस पे लिखता भी हूँ, आप प्लीज कंसंट्रेट करें ताकि जरा सा एक रिवीजन भी हो जाएगा इसमें। सुनो भाई, एग्जांपल देखो, यहाँ एक कंपनी ने यहाँ एक प्रोजेक्ट शुरू किया। यहाँ इनिशियली ये वाला पीरियड जो नजर आ रहा है ये पूरा रिसर्च था। ये क्या था?
तो रिसर्च पे जो भी खर्चा होगा उसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सपेंस। रिसर्च स्टेज पे जो भी खर्चा होगा उसका ट्रीटमेंट क्या है? एक्सपेंस। सुनना, फिर अल्लाह की शान, इस दिन से, मेरी स्क्रीन पे देखो, स्क्रीन, इस दिन से डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ, देखो इस दिन से। और लेकिन डेवलपमेंट स्टेज तो स्टार्ट हुआ, बट नीचे देखो, बट क्राइटेरिया नॉट मेट, वो 6 में से कुछ 1-2 कंडीशन मीट नहीं हुई, तो यहां भी वो कंडीशन मीट नहीं हुई, तो ये एरिया भी एक्सपेंस है, ये एरिया भी क्या है? इसको भी एक्सपेंस बुक कर लेना। ओके, ठीक है। अब इस दिन आके कंपनी ने क्राइटेरिया मीट कर लिया, क्राइटेरिया मेट, इस दिन से क्राइटेरिया मीट हुआ, तो अब आज के बाद कंपनी जो भी खर्चा करेगी वो एसेट रिकॉर्ड होगा। आज के बाद कंपनी जो भी खर्चा करेगी वो क्या रिकॉर्ड होगा? एसेट रिकॉर्ड होगा। आज के बाद कंपनी जो भी खर्चा करेगी वो एसेट रिकॉर्ड होगा। सही। तो अब देखो, कंपनी ने खर्चा किया किया किया, ये एसेट रिकॉर्ड हुआ, और इस दिन आके ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। सही है। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस दिन टोटल कैपिटलाइज्ड, देखो, डेवलपमेंट कॉस्ट थी $20,000। कितनी थी? $20,000। ठीक है। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस दिन टोटल कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट थी $20,000। ठीक है। अब बेटा, लेट, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है ना, उसके बाद ये प्रोजेक्ट लॉन्च होता है। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है उसके बाद क्या होता है? लॉन्च होता है। तो जब लॉन्च होगा तो आप एक्सपर्ट को बुलाओगे। जब ये प्रोजेक्ट लॉन्च होगा तो आप एक्सपर्ट को बुलाओगे और एक्सपर्ट से पूछोगे, बताओ इस प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, बताओ इस प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है। तो केस नंबर 1 सुने, केस नंबर 1, एक्सपर्ट ने कहा कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ है फाइनाइट, इस प्रोजेक्ट की फाइनाइट लाइफ है 10 साल। ठीक है। यानी एक्सपर्ट को आपने बताया, एक मिसाल दे रहा हूं, लेटेस्ट से हमने घर में बैठ के, हमारी अपनी कंपनी ने ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी लॉन्च की है, हमारी अपनी कंपनी ने ब्लूटूथ की टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। ठीक है। तो अब मैंने एक्सपर्ट को बुलाया कि भाई ये कितने साल चलेगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी चेंज भी तो हो रही है हर। तो एक्सपर्ट ने कहा कि अभी मार्केट के हालात ये कहते हैं कि अगले 10 साल तक ये चलेगी। ठीक है। तो इस इनटेंजिबल एसेट की लाइफ कितनी है? 10 साल। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप अपने इर्द गिर्द जिस घर में बैठे उधर देख लो कि जितने भी एसेट्स हमारे फाइनाइट लाइफ वाले होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं ना, जितने भी एसेट्स हमारे फाइनाइट लाइफ वाले होते हैं वो डेप्रिशिएट होते हैं ना। तो इसको भी डेप्रिशिएट करेंगे, लेकिन यहाँ इनटेंजिबल एसेट के लिए डेप्रिसिएशन का वर्ड मुनासिब नहीं है, इनटेंजिबल एसेट्स के लिए एमोर्टाइजेशन का वर्ड मुनासिब है। तो अब आप यहाँ लिखोगे एमोर्टाइजेशन, क्या लिखोगे? एमोर्टाइजेशन। सही। इस एमोर्टाइजेशन का फॉर्मूला क्या होगा? कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय फाइनाइट लाइफ। ये देखो, बताओ बेटा, कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट कितनी थी? 20,000 थी, डिवाइड बाय फाइनाइट लाइफ थी 10 साल, तो ये आ जाएगी 2000 पर एनम। सही। अब देखें, यहां ऊपर आए, पहले ये देख लें, ये आ गई 2000 पर एनम। ठीक है। अब बताओ, 20,000 में से 2,000 रुपए एमोटाइज हो गए। सुनो, तो बताओ ईयर 1 के एंड पर एनबीवी कितनी आई? 18,000। कितनी आई? 18,000। सही है। तो अब ये उसी तरह डेप्रिशिएट होता रहेगा हर साल 2-2 हजार, ये उसी तरह हर साल 2-2 हजार का डेप्रिशिएट होता रहेगा, जैसे नॉर्मल होता है। 20 में से 2 निकाले 18, 18 में से 2 निकाले 16, चलता रहेगा। सही। तो याद रखना बेटा, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होके लॉन्च होगा, तवज्जो, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट होके क्या होगा? लॉन्च होगा, उस दिन के बाद से एमोर्टाइजेशन का अमल शुरू होगा, उस दिन के बाद से एमोर्टाइजेशन का अमल शुरू होगा, अगर फाइनाइट लाइफ होगी, अगर फाइनाइट लाइफ होगी तो। सही। अब एग्जाम्पल नंबर 2,
इनडेफिनेट लाइफ वाला किस्सा बताता हूँ। अब क्या हुआ सुनिए, अब आपका इनिशियली रिसर्च स्टेज था, ये देखें यहाँ प्रोजेक्ट शुरू हुआ, यहाँ से यहाँ तक रिसर्च स्टेज था, तो ये तो एक्सपेंस होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, इस दिन डेवलपमेंट स्टेज शुरू हुआ और डे 1 से क्राइटेरिया मीट हो गया, क्राइटेरिया मेट। इस दिन से डेवलपमेंट स्टेज स्टार्ट हुआ और डे 1 से क्राइटेरिया मीट हो गया, जो सारी 6 कंडीशन है। तो अब आज के बाद जो भी खर्चा होगा वो एसेट रिकॉर्ड होगा। हाँ, अब जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उस दिन कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट थी लेट अस से 20,000, ठीक है। अब मैंने एक्सपर्ट को बोला, एक्सपर्ट को फिर बुलाया जिस दिन प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ कि बताएं इस प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, इस प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है। तो एक्सपर्ट ने मुझे कहा कि इस प्रोजेक्ट की लाइफ इनडेफिनिट है। इस प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, इनडेफिनिट लाइफ है, इस प्रोजेक्ट की इनडेफिनिट लाइफ है। इनडेफिनिट लाइफ का मतलब क्या, सुनो। एक्सपर्ट को मैंने कहा बताओ यार इस प्रोजेक्ट की लाइफ क्या है, तो वो कैलकुलेटर लेके बैठा और वो इतनी देर तक रिसर्च करता रहा, फिर अचानक से खड़ा हो बाहर और मेरे आगे हाथ जोड़े, बोला यार ये एक ऐसी प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो जिसका कोई एंड पॉइंट ही नजर नहीं आ रहा, मुझे राइट नाउ मैं ये नहीं बता सकता इसका एंड पॉइंट क्या है। तो जब एंड पॉइंट नहीं नजर आ रहा तो ये फाइनाइट लाइफ है, इनडेफिनिट लाइफ है। क्या लाइफ है, इनडेफिनिट लाइफ है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, मुझे बताओ जब लाइफ का एक नंबर ही नहीं है, पता ही नहीं है कितने साल लाइफ है, तो कौन डेप्रिशिएट, हम में से कोई डेप्रिशिएट नहीं कर सकता। तो यहाँ स्टैंडर्ड ने कहा, ये मैं आपको IAS 36 में पढ़ा चुका हूँ जो अभी बोल रहा हूँ। यहाँ स्टैंडर्ड ने कहा है कि अब यहाँ एमोटाइजेशन नहीं होगी, अब यहाँ एमोटाइजेशन नहीं होगी, बल्कि हर साल एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी IAS 36 के थ्रू। अब हर साल एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी अकॉर्डिंग टू IAS 36, याद है। तो इनडेफिनिट लाइफ वाले केस में एमोटाइजेशन नहीं होगी, बल्कि हर साल एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी। सही, देखने से। अब देखें, यहाँ एक बड़ी अच्छी समरी मैंने बताई है, याद रखना, सुनो बेटा। जो इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना डियर स्टूडेंट्स, ये देख लें, इनटेंजिबल एसेट्स की या तो फाइनाइट लाइफ होती है या इनडेफिनिट लाइफ होती है। इनटेंजिबल एसेट्स की या तो फाइनाइट लाइफ होती है या इनडेफिनिट लाइफ होती है। अगर इनटेंजिबल एसेट की लाइफ फाइनाइट होगी तो फिर उसकी एमोटाइजेशन होगी, देखो मैंने लिखा हुआ यस, देखा, एमोटाइजेशन होगी यस। लेकिन अगर इनडेफिनिट लाइफ होगी तो एमोटाइजेशन नहीं होगी, देखो नोट्स देख लो। फिर आंखें खोलो, IAS 36 तुमने पढ़ा हुआ है। फाइनाइट लाइफ वाले केस में कभी इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है, फाइनाइट लाइफ वाले केस में इंपेयरमेंट टेस्टिंग होती है, यस। आगे लिखा यस इफ हिंट अवेलेबल, याद है पढ़ा था IAS 30, इफ हिंट और इंडिकेशन अवेलेबल, हिंट और इंडिकेशन या इशारा अवेलेबल हो, यानी सबब नजर आ रहा हो। याद है इंटरनल हिंट्स और एक्सटर्नल हिंट्स पढ़ाई थी IAS 36, हमारा पहला IAS, भूल गए। तो फाइनाइट लाइफ वाले केस में भी इंपेयरमेंट टेस्टिंग हो सकती है, यस इफ हिंट और इंडिकेशन अवेलेबल, इफ हिंट और इंडिकेशन अवेलेबल। लेकिन इनडेफिनेट लाइफ वाले केस में ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग मस्ट होती है, एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग मस्ट होती है। IAS 36 में ही पढ़ाया था, एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग मस्ट होती है। ये तो मैं IAS 38 में भी, IAS 36 में ही पढ़ाया था। तो ये समरी फिर देख लो, फाइनाइट लाइफ वाले केस में एमोटाइजेशन होगी यस, इनडेफिनेट लाइफ वाले में एमोटाइजेशन नहीं होगी। फिर इंपेयरमेंट टेस्टिंग होगी, फाइनाइट लाइफ वाले में यस होगी इफ हिंट और इंडिकेशन अवेलेबल, इशारा मौजूद और सबब नजर आ रहा हो। और इनडेफिनेट लाइफ वाले केस में एमोटाइजेशन नहीं होगी। इंपेयरमेंट टेस्टिंग हर साल एटलीस्ट एनुअली फर्ज है, एटलीस्ट एनुअली फर्ज है, फर्ज। क्यों बताऊं, क्योंकि यहाँ डेप्रिसिएशन नहीं हो रही। इनडेफिनेट लाइफ के केस में एमोटाइजेशन नहीं हो रही, तो फिर स्टैंडर्ड ने इंपेयरमेंट, एक मिनट,
इम्पेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज की है, इम्पेयरमेंट नहीं टेस्टिंग। भूल गए तुम ये आईएएस? जब आईएएस 36 पढ़ाया था तो मैंने कहा था इम्पेयरमेंट टेस्टिंग के बाद चेक करना पड़ता है कि इम्पेयरमेंट हुई या नहीं हुई। इम्पेयरमेंट टेस्टिंग करना फर्ज है, इम्पेयरमेंट फर्ज नहीं है। अब सुनो भैया, बड़ी मजेदार बातें होंगी, इल्मी बातें हैं प्लीज। फैक्टर्स इन डिटर्मिनेशन ऑफ लाइफ। बेटा कैसे पता लगता है कि एक इंटेंजिबल एसेट की लाइफ फाइनाइट है या इंडेफिनिट? कैसे पता लगेगा कि एक इंटेंजिबल एसेट की लाइफ फाइनाइट है या इनडेफिनिट लाइफ है या इनडेफिनिट लाइफ है? सुनो इधर बेटा, एक बार एक पास्ट पेपर आया था, ये P2 के ही पेपर में जो अब SBR बन चुका है, उसमें पास्ट पेपर का नाम था सेल टेक। उस पास्ट पेपर का नाम था सेल टेक के नाम से पास्ट पेपर आया था 10 साल पहले। उसमें क्या हुआ था, मेरी तरफ देखें, उस कंपनी ने दो ब्रांड्स खरीदे थे। उस कंपनी ने दो चलते हुए ब्रांड्स खरीदे थे। सुनो, पहला ब्रांड ऐसा था जो 100 साल पुराना ब्रांड था। सुनो, और 100 साल में उसने सबको हरा दिया था। जैसे जैसे कोक है बेटा, कोक 1886 में लॉन्च हुआ था और आज 2018 है, तो आज 136 के करीब साल हो चुके हैं उसे, 134 साल हो चुके हैं कोक को लॉन्च हुए हुए। सही, कोक ने पास्ट में अपने कितने सबको बीट कर दिया, नंबर 1 है यार। और अगर अभी मैं आज खड़े होकर बोलूं ना, तो मुझे कोक का कोई एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा है। यानी कोक के ब्रांड की अगर मैं बात करूं तो उसकी लाइफ इनडेफिनेट होगी। उसकी लाइफ क्या होगी? इनडेफिनेट। तो उस पास्ट पेपर जिसका नाम था सेल्टेक, उसमें लिखा हुआ था कि कंपनी ने दो ब्रांड्स बाय किए। पहला ब्रांड ऐसा है जो 100 साल पुराना है और उसने अपने सारे कॉम्पिटिटर्स को भी बीट कर दिया, और उस ब्रांड के अंदर कोई इतना रिस्क भी नहीं है। यानी खाने पीने की कोई प्रोडक्ट है, कोई टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट भी नहीं है। सुनो, तो और बोला अभी भी हमें ऐसा नजर आ रहा है कि कोई उसका एंड पॉइंट नजर नहीं आ रहा, तो आपको सोल्यूशन में ये लिखना चाहिए था कि वो ब्रांड की लाइफ इनडेफिनेट लाइफ है। उस ब्रांड की लाइफ क्या है? इनडेफिनेट। मैंने एग्जांपल में आपको कोक की एग्जांपल दी है। अब सुनो, उसी क्वेश्चन में एक और ब्रांड भी हमने खरीदा था, दूसरा ब्रांड। सेकंड ब्रांड वो हमने खरीदा था जो एक फेमस फिल्म स्टार के नाम पे था। क्वेश्चन में लिखा था सेकंड ब्रांड जो था ना, वो एक फेमस फिल्म स्टार के नाम पे था। और यूं लिखा हुआ था सवाल में कि पास्ट में जब जब उस फिल्म स्टार की मूवीज हिट हुई, पास्ट में जब जब उस फिल्म स्टार की मूवीज हिट हुई तो वो ब्रांड की सेल बढ़ गई, और जब जब उस फिल्म स्टार की मूवीज फ्लॉप हुई तो वो ब्रांड की सेल गिर गई। तो इस लाइन से पता लग रहा था कि वो ब्रांड इस फिल्म स्टार के नाम के साथ कनेक्टेड है, फिल्म स्टार के साथ कनेक्टेड है। हाँ, तो अगर फिल्म स्टार की मूवीज हिट होती हैं तो ब्रांड की सेल बढ़ जाती है, मूवीज फ्लॉप होती हैं तो ब्रांड की सेल गिर जाती है। और फिल्म स्टार इंसान का बच्चा है, फिल्म स्टार इंसान का बच्चा है, तो एक ना एक दिन तो मरेगा ना, एक ना एक दिन तो बूढ़ा होगा ना। हाँ, और वैसे भी फिल्म स्टार्स और क्रिकेटर्स के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनकी जवानी खत्म और कहानी खत्म। सोचो, तो ऐसी सूरत हाल में हम बोलेंगे फाइनाइट लाइफ है। इस ब्रांड की लाइफ क्या है? फाइनाइट, क्योंकि वो इंसान पे डिपेंडेंट है, और इंसान तो मरेगा, इंसान की तो महदूद जिंदगी है। हाँ, तो इसीलिए उस ब्रांड के लिए आपको उस सोल्यूशन में फाइनाइट लाइफ लिखना था। अब मैं कुछ जनरल थ्योरी पढ़ाता हूँ, उसी क्वेश्चन में लिखी हुई थी, ये पढ़ो। अगर कभी भी आपने डिसाइड करना हो कि आपके ब्रांड की लाइफ फाइनाइट है या इंडेफिनिट, या आपके इंटेंजिबल एसेट्स की लाइफ फाइनाइट है या इंडेफिनिट, तो पहली चीज, चेक पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ दैट ब्रांड। पास्ट में उसने किस तरह अपने कॉम्पिटिटर्स को मारा। नंबर 2, चेक रिस्क एसोसिएटेड विद दैट ब्रांड, विद दैट इंटेंजिबल। यार जैसे कोक एक खाने पीने की चीज है तो उसमें इतना रिस्क नहीं है, वो इंसानी जरूरत है। ठीक, फिर क्या वो चीज टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट तो नहीं है? जो चीज आप खरीदने जा रहे हो, कहीं वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट तो नहीं है? अगर वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है, सुन लो कान खोल के, आप जो ब्रांड या आप जो इंटेंजिबल एसेट खरीद रहे हो, जैसे सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, अगर वो टेक्नोलॉजिकल डिपेंडेंट है तो फिर उसकी लाजमी फाइनाइट लाइफ लेना, क्योंकि इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है। इस वक्त दुनिया में टेक्नोलॉजी रोज चेंज हो रही है।
और टेक्नोलॉजी को खत्म होते हुए टाइम नहीं लगता, टेक्नोलॉजी चेंज होते हुए टाइम, तो टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स पे फाइनाइट लाइफ ही लिखना हमेशा सही। ओके, तो ये 3 बातें जहन में रखना। इन फैक्टर्स को डिसाइड करके कंपनी डिसाइड करती है कि फाइनाइट लाइफ है या इनडेफिनिट लाइफ है, फाइनाइट लाइफ है या इनडेफिनिट लाइफ है। अब एक दो बातें और चीजें भी हैं। चलो एक और इल्मी मसला आया, इल्मी। चलो जी, यहाँ देखो, इनटेंजिबल एसेट विदाउट विच, पढ़ो, ये शायद आपने बचपन में पढ़ा हुआ। इनटेंजिबल एसेट विदाउट विच यू कैन नॉट ऑपरेट अ टेंजिबल एसेट इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ टेंजिबल एसेट। चलो मैं आपके साथ मैं समझाता हूं। हर वो इनटेंजिबल एसेट, तवज्जो, हर वो इनटेंजिबल एसेट के जिसके बगैर टेंजिबल एसेट का चलना नामुमकिन हो। फिर बोल रहा हूं, हर वो इनटेंजिबल एसेट कि जिसके बगैर टेंजिबल एसेट का चलना नामुमकिन हो, ऑन होना नामुमकिन हो, कोर फंक्शनैलिटी नामुमकिन हो, तो ऐसे इंटेंजिबल एसेट की कॉस्ट को टेंजिबल एसेट के अंदर कैपिटलाइज करते हैं। यानी ऐसे इंटेंजिबल एसेट को आईएस 16 के थ्रू कैपिटलाइज करते हैं। सही, ऐसे इंटेंजिबल एसेट को आईएस 16 के थ्रू कैपिटलाइज करते हैं। बच्चे ने कहा इसकी कोई मिसालें बहुत सारी हैं। नंबर 1, अपने पुराने दौर में, तुम्हारी पैदाइश से पहले के दौर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था डॉस, याद है डॉस? तो डॉस एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता था कि जिसके बगैर कंप्यूटर चलता ही नहीं था। तो डॉस के बगैर कंप्यूटर पत्थर था। तो ये डॉस भी आईएस 16 के थ्रू कैपिटलाइज होगा। आजकल के दौर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, बेटा आप एक लैपटॉप खरीद के ले आए, अगर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इंस्टॉल नहीं करोगे तो वो पत्थर है कंप्यूटर। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज के बगैर आप अपने कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकते। इसी तरह ऐप आईओएस, अगर आईओएस का सॉफ्टवेयर एप्पल में नहीं होगा तो एप्पल इज ऑल्सो पत्थर। एप्पल का फोन जो आईफोन है वो भी पत्थर है। हाँ, तो intangible asset without which you cannot operate a tangible asset is part of the cost of tangible asset। हर वो intangible asset के जिसके बगैर tangible asset का ऑपरेट होना नामुमकिन हो, तो वो intangible asset भी एज अ tangible asset की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा ये 16 के थ्रू। ठीक है, अब एक एक्टिविटी मैं आपको करा रहा हूँ छोटी सी। ये आप कभी किसी से कोई बहुत होशियारी कर रहा हो ना आपके सामने, तो उससे सवाल पूछ लेना। लोग इसमें अक्सर गलती भी कर जाते हैं, जरा नॉन रूटीन एरिया है, तो ये इंटरव्यू में भी ये सवाल पूछे जाते हैं। सही है, चलो बिस्मिल्लाह करते हैं। अब क्या है, सुनो, कंपनी बॉट द फॉलोइंग मटेरियल थिंग्स, यानी कंपनी ने 4 चीजें खरीदी हैं, कंपनी ने 4 चीजें खरीदी हैं, और चारों चीजें जो नंबर देना है मटेरियल है कंपनी के लिए, इममटेरियल अमाउंट नहीं है, मटेरियल अमाउंट है कंपनी के लिए। सही है, हमें सिर्फ ये बताना है कि कौन सा एसेट किस आईएस के थ्रू उसकी एंट्री बनेगी। सारी चारों की चारों चीजें मैंने कैश देके खरीदी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने खरीदा है लैपटॉप। क्या खरीदा है? लैपटॉप। मुझे पता है, हम सबको पता है कि लैपटॉप इज अ टेंजिबल एसेट, लैपटॉप इज अ टेंजिबल एसेट। तो ये लैपटॉप जो है ना, इसकी एंट्री बनेगी। देखो मैं एंट्री बना रहा हूँ। आईएस 16 वाले एसेट को बोलते हैं पीपी। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट 15,000। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट 15,000 और कैश क्रेडिट 15,000। सही है। अब फिर मैंने अपने कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट विंडोज डलवाया, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का डलवाया 2,000 का। अब बताओ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वो सॉफ्टवेयर होता है कि जिसके बगैर मेरा कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बगैर कंप्यूटर ऑन ही नहीं हो सकता। तो ये भी कैपिटलाइज हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? आईएस 16 के थ्रू। ये वो इंटेंजिबल एसेट के है कि जिसके बगैर मेरा टेंजिबल एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता। तो बेटा ये टेंजिबल एसेट की तरह कैपिटलाइज होगा। ये इसकी भी एंट्री बनेगी पीपी डेबिट 2,000 और कैश क्रेडिट 2,000। ठीक है, लेकिन अब आ जाओ, इसके बाद नंबर 3 पे हमने क्या खरीदा है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। क्या खरीदा? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तवज्जो, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपको पता है अगर कंप्यूटर में ना डालो तो भी कंप्यूटर चलता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप नहीं इंस्टॉल करो तो भी कंप्यूटर चलेगा। तो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, इस पे आईएस 38 अप्लाई होगा। ठीक है, तो इसकी एंट्री बनेगी, ये देखो, ये इंटेंजिबल एसेट है, इंटेंजिबल एसेट डेबिट
1000 और कैश क्रेडिट 1000, सही है। अच्छा, उसके बाद एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप, एडोब फोटोशॉप जो है, अगर आप अपने एडोब के सॉफ्टवेयर ना डालें तो भी कंप्यूटर चलेगा, उसके बगैर भी कंप्यूटर चलता है, तो ये नॉर्मल सॉफ्टवेयर है, ये ऊपर वाला केस नहीं है। तो ये IS 38 के थ्रू रिकॉर्ड होगा, इनटेंजिबल एसेट्स के थ्रू रिकॉर्ड होगा ये। चलो देख लो बेटा, एक नजर देख लीजिए। अब आ जाओ, मेजरमेंट मॉडल्स, काम की चीजें, मेजरमेंट मॉडल्स। बेटा एक बार आपने एक इंटेंजिबल एसेट खरीद लिया या इंटेंजिबल एसेट घर में बैठ के बना लिया, तो अब आज के बाद फ्यूचर में उसको कैसे मेजर करोगे? तो बचपन में याद है तुम लोग IS 16 तुमने पढ़ा हुआ है, IS 40 तो मेरे साथ ही पढ़ा था, तो याद करो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि दो टाइप के मेजरमेंट मॉडल्स होते थे 16 में, कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल, याद है? तो अब यहाँ IS 38 के कौन से दो मॉडल्स हैं? इसके भी दो मॉडल्स हैं, एक कॉस्ट मॉडल है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल है। यानी सब्सिक्वेंटली फ्यूचर में वैल्यू करने के लिए एक कॉस्ट मॉडल है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल है। एक कॉस्ट मॉडल है और एक रिवैल्यूएशन मॉडल है। कॉस्ट मॉडल क्या होगा? अगर आपका फाइनाइट लाइफ वाला इंटेंजिबल एसेट हो, आप रिकॉर्ड करोगे कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे। देख लो, कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करोगे। जैसे IS 16 में आप कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करते थे, जैसे IS 16 में आप कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करते थे। हाँ सही। अब दूसरा मॉडल है आपके पास रिवैल्यूएशन मॉडल। दूसरा मॉडल है आपके पास क्या? रिवैल्यूएशन मॉडल। सुनो जरा गौर से सुनना, रिवैल्यूएशन मॉडल का मतलब, अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करोगे तो अब आपको अपने इंटेंजिबल एसेट को मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करना होगा। अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करोगे तो आपको अपने इंटेंजिबल एसेट पे को मार्केट वैल्यू पे रिपोर्ट करना होगा। लेकिन अब एक बहुत ही गौर से बात सुनना, होश में आओ, कान खोलो। IS 38 कहता है कि मैं रिवैल्यूएशन मॉडल फकत यानी सिर्फ उन्हीं इनटेंजिबल एसेट्स के लिए आपको अलाउ करूंगा जिनकी एक्टिव मार्केट है। ये देखो, एक्टिव मार्केट है, डेली बाइंग सेलिंग। सुनो क्या लिखा हुआ है, देखो पढ़ो नीचे, ओनली अलाउड इफ एक्टिव मार्केट फॉर दैट इंटेंजिबल एसेट एग्जिस्ट। यानी उस इनटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट मौजूद हो, उस इनटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट मौजूद हो। एक्टिव मार्केट का मतलब वो रोज बिकता हो, रोज, ये वर्ड लिखा है, डेली वो बिकता हो, रोज इंटेंजिबल एसेट बिकता हो। तो अब मैं एक बात बोलूं, IS 38 में खुद लिखा हुआ है कि शायद ही दुनिया में कुछ ऐसे इंटेंजिबल एसेट होंगे जिनकी एक्टिव मार्केट है। जैसे अब मैं एक दो बातें आपको क्लियर कर दूं। दैट्स वाई, देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये पढ़ो। दैट्स वाई वी कैनॉट अप्लाई that's why we cannot apply revaluation model on brands and capitalized development costs। सबर, शर्त क्या है? रिवैल्यूएशन मॉडल आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब उस इंटेंजिबल एसेट की एक्टिव मार्केट हो। रिवैल्यूएशन मॉडल आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब उस इंटेंजिबल एसेट की क्या एक्टिव मार्केट हो, वो रोज बिकता हो, रोज। तो यार जो ब्रांड्स होते हैं बड़े बड़े, वो ब्रांड्स रोज थोड़ी बिकते हैं। जैसे एक लिवाइस का ब्रांड है, नेक्स्ट का ब्रांड है, जारा का ब्रांड है, गुची का ब्रांड है, तो ये ब्रांड थोड़ी रोज बिकता है। तो बच्चे ने कहा उनके कपड़े तो बिकते हैं ना, उनके कपड़े तो बिकते हैं ना। मैंने कहा वो तो प्रोडक्ट है यार, वो तो इन्वेंट्री है, खुद ब्रांड थोड़ी बिकता है रोज। यानी ब्रांड की जो फ्रेंचाइज होती है, यानी उनका नाम, वो नाम रोज थोड़ी बिकता है, कभी महीनों सालों में जाके एक फ्रेंचाइज वो किसी को देते हैं। हाँ,
तो वो रोज नहीं बिकता, इसका मतलब उनकी एक्टिव मार्केट नहीं है। तो ब्रांड्स पर कभी भी आप रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई नहीं कर सकते। इसी तरह अभी आपने ऊपर मेरे साथ ही पढ़ा, इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट में कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट पड़ी थी। कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट का मतलब हम घर में बैठ के एक टेक्नोलॉजी बनाते थे या घर में बैठ के एक फॉर्मूला बनाते थे। सोचो, तो जो फॉर्मूला या जो रेसिपी हम लोग घर में बैठ के बना रहे हैं, तो वो फॉर्मूला एक ऐसा राज है जो मेरे सीने में है सिर्फ। वो फॉर्मूला एक ऐसा राज है जो सिर्फ मेरे सीने में है। तो जो राज सिर्फ मेरे सीने में होगा उसकी एक्टिव मार्केट कैसे हो सकती है? जो राज सिर्फ मेरे सीने में होगा उसकी एक्टिव मार्केट कैसे हो सकती है? तो याद रखना, वो जो ऊपर कैपिटलाइज डेवलपमेंट कॉस्ट वगैरह पढ़ाई थी ना, उस पे हमेशा कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई होगा। उस पे हमेशा कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई होगा। एक बात बोलता हूं मैं तुम्हें यहाँ, तो बच्चे ने कहा सर कोई एग्जांपल तो दें, कोई ऐसा इंटेंजिबल एसेट जिसकी एक्टिव मार्केट हो। तो 2015 में, आज से 3 साल पहले, ये 3.5 साल पहले, मैंने एक गोरे का सेशन लिया था। पाकिस्तान में आया था, आई कैप ने एक सेशन रखा था। तो उसने हमें एक एग्जांपल दी थी, सोच सोच के हमने उससे पूछी। तो उसने एग्जांपल दी थी न्यूयॉर्क टैक्सी लाइसेंस की। देखो ये एग्जांपल है, ये न्यूयॉर्क टैक्सी लाइसेंस की एग्जांपल नजर आ रही है। बेटा अगर आप लोगों में से कोई अमेरिका यूएस गया है, तो पूरा अमेरिका एक तरफ और न्यूयॉर्क एक तरफ। अमेरिका के अंदर जो न्यूयॉर्क है ना, वो एक अलग ही जगह है, फुल गर्म जगह है, फाइनेंशियल हब है। आप न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे उतरो तो आपको उर्दू बोलने वाले नजर आ रहे होंगे, इतने पाकिस्तानी और दुनिया भर की कौमें यार, रश है। तो वहां टैक्सी का बिजनेस बहुत चलता है। न्यूयॉर्क में टैक्सी का बिजनेस बहुत चलता है। तो वहां गवर्नमेंट ने ये अलाउ किया हुआ है कि आप अपना टैक्सी लाइसेंस बेच सकते हो। जिसके पास भी टैक्सी लाइसेंस होगा वो अपना लाइसेंस बेच सकता है। तो वहां इतना रूटीन टैक्सी लाइसेंस वो बिकता है कि समझ लो वो रोज ही बिकता है लाइसेंस। तो जब रोज बिकता है तो उस गोरे ने कहा कि हम कह सकते हैं कि उसकी एक्टिव मार्केट है, तो उस पर रिवैल्यू, ऐसे लाइसेंस पे इंटेंजिबल रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है। ऐसे लाइसेंस पे रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई हो सकता है। अब एक दो बातें, हम छोटी छोटी बातें, दो दो छोटे छोटे मसाइल हैं। बेटा आपने एक नाम सुना होगा, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, जो कंपनी एडवर्टाइजमेंट करती है। जब आप लोग छोटे थे, ओ लेवल्स में थे, आप लोग एफ आई ए में थे, F3 पढ़ रहे थे, तभी से बचपन से ही टीचर ने आपको डबल एंट्रीज जब पढ़ाई थी, तो एडवर्टाइजमेंट को टीचर ने एक्सपेंस गिनता था। तो टीचर हमेशा एडवर्टाइजमेंट की एंट्री बनाता था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। टीचर हमेशा एडवर्टाइजमेंट की एंट्री बनाता था, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। हाँ, सही। तो अब यहाँ जरा देखें, तो वो बचपन ही पढ़ा है ना, आज मैं उसकी वजह भी बता देता हूँ। बेटा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट। व्हाई? बिकॉज इट्स नॉट आइडेंटिफाइबल। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं होगा। ऊपर हमने पढ़ा था, आज आईएएस शुरू किया था, तो क्योंकि वो आइडेंटिफाइबल नहीं है, ट्रांसफरेबल नहीं है, सेपरेबल नहीं है। क्या मतलब? सुनो मैं मिसाल देता हूँ। मैंने अगर आज एडवर्टाइजमेंट की है, स्टार प्लस में ऐड दी है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे देख लिया, लेकिन मैं कैसे बताऊंगा कि इस एडवर्टाइजमेंट से कितना कस्टमर आया? एग्जैक्टली इसी एड की वजह से कौन आया? हो सकता है ये एड आज चली, 1 साल बाद उसकी वजह से कस्टमर आया। ऐसा होता है कि कई बार आपका नाम वो सुनता है और बाद में आता है। तो हम ये तो बता ही नहीं सकते कि इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से क्या रिटर्न आया, एग्जैक्ट रिटर्न क्या है। और उस अमाउंट को हम ट्रांसफर भी नहीं कर सकते, भेज भी नहीं सकते। बस वो हमारी इंटरनली जनरेटेड गुडविल को बढ़ा देगा, वो हमारी गुडविल को बढ़ा देगा। लेकिन हमें ये थोड़ी पता लगेगा कि इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारी गुडविल कितने से बढ़ी, इस एडवर्टाइजमेंट की वजह से हमारी गुडविल कितने से बढ़ी। तो ये आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, सेपरेट ही नहीं हो सकता ये अलग से। बस ये गुडविल का हिस्सा बन जाएगा, ये सेपरेटली ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो इसीलिए स्टैंडर्ड कहता है कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है ना, ये कॉस्ट ऑफ रनिंग द बिजनेस है, ये इमीडिएटली एक्सपेंस होगा। ये कैपिटलाइज नहीं हो सकता एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर। ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज नहीं हो सकता।
अब सुनिए, ये एक बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल मैं अब आपको देने जा रहा हूँ, काइंडली कंसंट्रेट करना। ये भी 2015 में जो मैंने एक सेशन अटेंड किया था गोरे का, उसने दी थी हमें, जबरदस्त। एंड दिस एग्जांपल इज फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज। उसने पहले बोला था दिस इज फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज लाइक पाकिस्तान, ठीक है। तो उसने, सुनो, आपने मेरी तरफ जरा वीडियो में देखें, मेरी शक्ल देखें प्लीज। आपने अक्सर देखा होगा कि कोक कंपनी दुकानों पे अपना अपना फ्रिज देती है। कोक कंपनी दुकानों पे अपना फ्रिज देती है, हाँ सही। सवाल ये है कि पाकिस्तान वगैरह में कोक कंपनी उस फ्रिज की अकाउंटिंग कैसे करती है? पाकिस्तान वगैरह में कोक कंपनी उस फ्रिज की अकाउंटिंग कैसे करती है? सुनो, पहली बात ये है कि वो फ्रिज कोक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता। वो फ्रिज कोक कंपनी के कंट्रोल में नहीं होता। क्यों? सुनना, बचपन, अपना बचपन सोचो। हमने बचपन से सोचा है, हमने बचपन से देखा है, सुनना, कि कोक के फ्रिज में पेप्सी की बोतल देखी है। इसका मतलब कोक का कंट्रोल नहीं है ना, वरना पेप्सी की बोतल्स क्यों आ जाती हैं उसमें? और बताऊं, कोक के फ्रिज में नूरपुर का मक्खन, नूरपुर का बटर पड़ा होता है। कोक के फ्रिज में अगर मिल्क शॉप होती है तो उसमें दूध की थैलियां, पता नहीं क्या क्या पड़ा होता है, खाने पीने की चीजें। तो इसका मतलब कोक के फ्रिज में कोक के अलावा कोई चीज है, इसका मतलब कोक वालों का कंट्रोल नहीं है। इसका मतलब कोक वालों का कंट्रोल नहीं है। और जब कंट्रोल नहीं है तो फिर उसको आप कोक वाले कैपिटलाइज नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू आईएएस 16। कोक वाले से आईएएस 16 के थ्रू कैपिटलाइज नहीं कर सकते, ये बात तो तय हो गई। कंट्रोल नहीं है। लेकिन मसला ये है कि वो फ्रिज रेड कलर का है। मसला ये है कि वो फ्रिज रेड कलर का है और उस पर कोक लिखा हुआ है। वो फ्रिज रेड कलर का है और उस पर कोक लिखा हुआ है, हाँ। तो वो फ्रिज जब तक वहां खड़ा रहेगा कोक की मार्केटिंग होगी। वो फ्रिज जब तक वहां खड़ा रहेगा कोक की मार्केटिंग होगी, हाँ। तो कोक कंपनी उसको अपना मार्केटिंग एक्सपेंस ट्रीट करती है। और लेटेस्ट से अगर उस फ्रिज की लाइफ 5 साल है ना, तो समझ लो कोक कंपनी ने अभी से 5 साल की मार्केटिंग कर ली। समझ लो कोक कंपनी ने अभी से 5 साल की मार्केटिंग के पैसे दे दिए। तो वो एक प्री पेमेंट ट्रीट होगी। क्या ट्रीट होगी? प्री पेमेंट ट्रीट होगी। और जैसे 50,000 का फ्रिज है तो 50,000 की प्री पेमेंट बुक कर लेंगे। और हर साल 10-10 हजार एक्सपेंस ट्रांसफर कर देंगे। हर साल 10-10 हजार एक्सपेंस ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, राइट। प्लीज ये इसकी एग्जाम्पल मत भूलना, देख लो। ठीक है भाई, देख लो, फिर देख लो एक बार। अब एक पास्ट पेपर की एग्जांपल देता हूँ, ये भी 2007-8 में कभी आया था पहले, ठीक है, मैं नाम भूल गया, बहुत पुराना पास्ट पेपर था ये। तो ये पास्ट पेपर क्या था बताऊँ, सुनो, ये अच्छा है, देखो याद रखना, पहले आराम से रुक के सुनो। इनटेंजिबल एसेट को उस दिन से एमोटाइज करना शुरू कर, पहली बात है, सिर्फ फाइनाइट लाइफ वाले इनटेंजिबल एसेट एमोटाइज होते हैं। सिर्फ फाइनाइट लाइफ वाले इनटेंजिबल एसेट एमोटाइज होते हैं, इनडेफिनेट लाइफ वाले एमोटाइज नहीं होते। सही है, एक बात हो गई। और फाइनाइट लाइफ वाले इंटेंजिबल एसेट भी उस दिन से एमोटाइज होते हैं जिस दिन से वो अवेलेबल फॉर यूज होते हैं। फाइनाइट लाइफ वाले इंटेंजिबल एसेट भी उस दिन से एमोटाइज होते हैं जिस दिन से वो अवेलेबल फॉर यूज होते हैं, याद रखना, ठीक है। अब एग्जांपल सुनो, देखो, ये पास्ट पेपर में इस तरह की एग्जांपल आई थी कि एक कंपनी, समझ लो टेलीनॉर या यूफोन या वारिद की तरह की एक कंपनी थी जो फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान आई। एक कंपनी थी जो वारिद, टेलीनॉर या इस तरह की कोई कंपनी थी, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी, जो फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान आई, एतिसलात या इस तरह की कंपनी फॉरेन कंट्री से पाकिस्तान आई, सही है। और पाकिस्तान आके उन्होंने टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस लिया गवर्नमेंट से $12 मिलियन का। टेलीकम्युनिकेशन लाइसेंस, लाइसेंस इज एन इंटेंजिबल एसेट, लिया कितने का? $12 मिलियन का। कब? 1 जनवरी 2008 को। $12 मिलियन का लाइसेंस लिया कब?
1 जनवरी 08 को लिया। ओके, ठीक है। उस लाइसेंस की लाइफ थी 6 साल। उस लाइसेंस की लाइफ कितनी थी? 6 साल। यानी गवर्नमेंट ने 6 साल का लाइसेंस दिया, लेकिन गवर्नमेंट ने एक शर्त रखी। गवर्नमेंट ने कहा आप अपनी एक्टिविटी यानी इस लाइसेंस को ऑपरेशनल उस दिन से बना सकते हैं, यानी ये लाइसेंस अवेलेबल फॉर यूज उस दिन होगा जब, सुनना, जब आप पूरी अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट कर लें और हम वेरीफाई करेंगे, हमारी टीम चेक करेगी कि आपकी क्वालिटी वगैरह सब सही है, आपका एंटीनास और इंफ्रास्ट्रक्चर सब सही होना चाहिए, तब जाके आप इस लाइसेंस को यूज कर सकते हो, तब जाके ये अवेलेबल फॉर यूज होगा। तो अब क्वेश्चन में लिखा था हमारी कंपनी इतनी सुस्त थी कि पहला साल हमने ऐसे ही हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही जाया कर दिया। पहला साल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ही लगा दिया। हाँ, तो अब इस दिन आके अब हमारा 1 जनवरी 2009 को 1 जनवरी 2009 को हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ और अब हमारी टेलीकम्युनिकेशन सर्विस स्टार्ट हुई, यानी इस दिन से लाइसेंस अवेलेबल फॉर यूज हुआ। इस दिन से लाइसेंस क्या हुआ? अवेलेबल फॉर यूज हुआ। इस दिन से लाइसेंस क्या हुआ? अवेलेबल फॉर यूज हुआ। हाँ, सुनना, बात को सुनना। तो अब स्टैंडर्ड क्या कहता है बताऊं? स्टैंडर्ड क्या कहता है कि 1 जनवरी 08 से एमोटाइज नहीं हो सकता। 1 जनवरी 08 से एमोटाइज नहीं होगा क्योंकि अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है। अवेलेबल फॉर यूज ही नहीं है, तो जब तक ये अवेलेबल फॉर यूज नहीं होगा आप इसे एमोटाइज नहीं करोगे। तो अब उस क्वेश्चन में क्या हुआ कि आपने ये लिखना था कि अब ये अवेलेबल फॉर यूज यहां से हुआ है ना, तो यहां से एमोटाइज होगा। अब बताओ, इस लाइसेंस की ओरिजिनल लाइफ थी 6 साल। इस लाइसेंस की ओरिजिनल लाइफ थी 6 साल और 1 साल तो हमने वेस्ट कर दिया। 6 साल में से 1 साल तो हमने वेस्ट कर दिया। तो अब आप यहां लिखोगे कॉस्ट, यहां देखो $12 मिलियन, $12 मिलियन, और अब आप इसको यहां से एमोटाइज करोगे ओवर द रिमेनिंग लाइफ 5 इयर्स। ये देखो, इसकी एमोटाइजेशन इस तरह होगी, 12 मिलियन डिवाइडेड बाय 5 इयर्स, और अब यहां से आप एमोटाइजेशन का एक्सपेंस बुक करोगे हर साल। आगे से एमोटाइजेशन का एक्सपेंस बुक करोगे। नहीं समझे? नहीं समझे? फिर सुनो, चलो फिर समझाया दो। 1 जनवरी 08 को $12 मिलियन का लाइसेंस खरीदा, ठीक है। उस लाइसेंस की लाइफ कितनी थी? 6 साल। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये लाइसेंस तब से अवेलेबल फॉर यूज होगा जिस दिन आप अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेंगे और हमें वेरीफाई कराएंगे। तो हमारे इदारे ने 1 साल तो ऐसे ही लगा दिया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ 1 जनवरी 2009 को। तो 1 जनवरी 2009 से लाइसेंस अवेलेबल फॉर यूज हुआ ना। तो बस इस दिन के बाद से इसको एमोटाइज या डेप्रिशिएट करेंगे। अच्छा बताओ, ओरिजिनली लाइसेंस की लाइफ थी 6 साल और 1 साल तो गुजर गया, 1 साल तो जाया कर दिया, तो 5 साल रह गए। तो अब 5 साल पे इसको आप एमोटाइज करना, ठीक है। एक लॉजिक भी आपको देता हूँ बड़ी अच्छी, सुनो, इंशाल्लाह समझ में आएगा। स्टैंडर्ड ने ऐसा क्यों बोला है? स्टैंडर्ड ने ऐसा क्यों बोला है कि आप अपने इंटेंजिबल एसेट को उस दिन से एमोटाइज करना जिस दिन से अवेलेबल फॉर यूज हो जाए? स्टैंडर्ड ने ऐसा क्यों बोला है कि आप अपने इनटेंजिबल एसेट को उसी दिन से एमोटाइज करना जिस दिन से अवेलेबल फॉर यूज हो जाए? वजह बताऊं? क्योंकि जिस दिन से इंटेंजिबल एसेट अवेलेबल फॉर यूज होगा उसी दिन के बाद से तो कमा के देगा। उसी दिन के बाद से तो कमा के देगा। इधर देखो मेरे वीडियो में, तो जिस दिन जब कमा के देगा तो ऊपर रेवेन्यू बुक करना और नीचे एक्सपेंस बुक कर लेना। ऊपर रेवेन्यू और नीचे एक्सपेंस मैच कर लेना। हाँ, तो इनकम और एक्सपेंसेस मैच हो जाएंगे। इनकम और एक्सपेंसेस क्या हो जाएंगे? मैच हो जाएंगे। सही, देख लो। मैंने कुछ थ्योरी लिखी हुई है, पढ़ो इसे। सही। एक और हट के बात बता रहा हूँ, IS 36 में पढ़ाई थी। सर तो ये पहला साल जो गुजरेगा, ये जो पहला साल गुजरेगा, इस पहले साल में इस एसेट का कोई नाम होगा? हाँ, पहले साल इस एसेट का नाम होगा, ये नाम होगा, देखो, ये नाम होगा, देखो, इसका पहले साल नाम होगा इनटेंजिबल एसेट, इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, ये नाम होगा इसका, नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, ये नाम होगा।
बेटा ये जो पहला साल गुजरेगा ना, फर्स्ट ईयर तो ये अवेलेबल फॉर यूज नहीं होगा ना, तो इसको एक नाम से पुकारेंगे। इसका नाम क्या होगा बताऊं? इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज। हाँ सही, इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, इस नाम से इस एसेट को पुकारेंगे। और मैं आपको एक मजे की बात बताऊं, आप लोगों ने IAS 36 आज जाके खोल लेना, मैंने स्लाइड्स भी भेजी थी। IAS 36 में लिखवाया था कि दुनिया में 3 एसेट्स ऐसे हैं, 3 इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे हैं, 3 इंटेंजिबल एसेट दुनिया में ऐसे हैं कि जिन पे कोई हिंट मिले ना मिले, इशारा मिले ना मिले, इंडिकेशन मिले ना मिले, उनकी एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज होती है। उनकी एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज होती है। उसमें से एक ये भी था, उसमें से एक ये भी था। एक था इंटेंजिबल एसेट विद इंडेफिनिट लाइफ, एक था इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज, ये वाला था, और एक था परचेज गुडविल। ये तीन एसेट्स ऐसे थे, ये तीन एसेट्स ऐसे थे कि जिन पे कोई हिंट मिले ना मिले, इशारा मिले ना मिले, इनकी एटलीस्ट एनुअली इंपेयरमेंट टेस्टिंग फर्ज थी। ठीक है, तो पहले साल आप इंपेयरमेंट टेस्टिंग भी करोगे, वो फर्ज होती है। इनटेंजिबल एसेट नॉट येट अवेलेबल फॉर यूज पे इंपेयरमेंट टेस्टिंग एटलीस्ट एनुअली फर्ज होती है। ओके, ठीक है, चलें। ये वैसे तो एक F7 का स्टैंडर्ड था, लेकिन चलो आज डिस्कस कर लिया। अब हमारी नेक्स्ट मीटिंग इस बार फ्राइडे को नहीं होगी, फ्राइडे जरा मेरा एक वो क्लास है, तो फिर सैटरडे वाले दिन मैं आप लोग की क्लास लूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, मैंने आपको लिंक उसका भी सेंड कर दिया। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।